नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का परिचय भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु आर्थिक विश्लेषण की विधियां व अर्थशास्त्र की प्रकृति रहेंगे। आर्थिक विश्लेषण की विधियां। आर्थिक विश्लेषण करने की भिन्न-भिन्न विधियां होती हैं, जो भिन्न-भिन्न आधार, उद्देश्यों व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम में ली जाती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है। यहाँ आर्थिक विश्लेषण की विभिन्न विधियां दर्शाई गई हैं, जिनमें पहली है निर्भरता के आधार पर, जिसे आगे आंशिक व सामान्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी है समय तत्व के आधार पर, जिसे स्थैतिक, तुलनात्मक व प्रावैगिक विधियों में बांटा जा सकता है। तीसरी है उपकरण व दिशा के आधार पर, जिसे आगे निगमन व आगमन विधियों द्वारा बांटा जा सकता है। आर्थिक विश्लेषण की पहली विधि निर्भरता के आधार पर। जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब वह आंशिक विश्लेषण कहलाता है। जैसे वस्तु की मांग का अध्ययन उसी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए करना आंशिक विश्लेषण कहलाता है। किंतु जब वस्तु की मांग का अध्ययन उस वस्तु की कीमत के साथ साथ अन्य कारकों के आधार पर किए जाने वाला अध्ययन सामान्य अध्ययन कहा जाता है। जैसे वस्तु की प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आमदनी इत्यादि के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन को सामान्य अध्ययन कहते हैं। आर्थिक विश्लेषण की दूसरी विधि समय तत्व के आधार पर। आर्थिक विश्लेषण समय के एक विशेष बिंदु के संबंध में होने पर स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। आर्थिक विश्लेषण का समय के दो बिंदुओं से संबंधित स्थितियों की तुलना करने पर उसे तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। जब समयों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है, तो उस आर्थिक विश्लेषण को प्रावैगिक विश्लेषण कहते हैं। सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने सन 1928 में आर्थिक स्थैतिक व आर्थिक प्रावैगिक शब्दों का प्रयोग किया। आर्थिक विश्लेषण की तीसरी विधि उपकरण व दिशा के आधार पर। उपकरण व दिशा के आधार पर दो विधियां हैं, निगमन विधि व आगमन विधि। यद्यपि आगमन व निगमन विधियां एक दूसरे की पूरक हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर होते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं। इस विधि में हम सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। जब तर्क विधि के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है, तो उस विधि को निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि को काल्पनिक, निराकार तथा तर्क विधि भी कहते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशेष तथा परिकल्पना से तथ्यों की ओर अध्ययन किया जाता है, जबकि आगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों को किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजते हैं। आगमन विधि में आंकड़ों या समंकों व सांख्यिकी की विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में इसी विधि का प्रयोग किया था। आगमन विधि को अनुभव पर आधारित विधि अथवा ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। आज का हमारा दूसरा अध्ययन बिंदु है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि विज्ञान व कला से क्या आशय है। विज्ञान का अर्थ किसी विषय या शास्त्र के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है।
किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए 3 शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। नंबर 1, उसका क्रमबद्ध अध्ययन हो। नंबर 2, वह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता हो। तथा नंबर 3, उसके नियम सार्वभौमिक हों। अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि किसी शास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए जिन शर्तों का पूरा करना आवश्यक है, अर्थशास्त्र उन सभी शर्तों को पूरा करता है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना उचित नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से होने वाले अध्ययन क्रमबद्ध, तथ्यपरक व तार्किक होते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को समाज में लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकनों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत व नियम होते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति के नियम, लगान, ब्याज, मजदूरी के सिद्धांत इत्यादि। अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तथ्यपरक व तर्क आश्रित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। निगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाता है। तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन के लिए तथ्यों यानी आंकड़ों अथवा समंकों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान के रूप में माना जाता है। सामान्यतः अर्थशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान के 2 रूपों में उल्लेख होता है, यथार्थमूलक तथा आदर्शमूलक। यथार्थमूलक अध्ययन पद्धति में कारण व परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के नियमों को क्या है, व्हाट इज के द्वारा बताया जाता है। जैसे वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति में मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति में क्या होना चाहिए के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न अच्छे बुरे अथवा सही गलत के निर्णय आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत होते हैं। कला का अर्थ। कला का अर्थ करने से है, अर्थात किसी कार्य को उत्तम एवं ठीक ढंग से करना ही कला कहलाता है। कला का अर्थ शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता से भी होता है। वह शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सके। इस प्रकार कला एक विधि है। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। इसका कारण यह है कि यह आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यावहारिक सलाह भी प्रदान करता है। मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण, भुगतान संतुलन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र की अहम भूमिका होती है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित ही है। आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी की प्राप्ति क्या है या क्या होता है के आधार पर करते हैं। एक विशेष कार्य जैसे गरीबी दूर करना की सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्ति कला है। अर्थात अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों का उपयोग करते हुए गरीबी को कम करना अर्थशास्त्र के कला होने को स्पष्ट करता है। दैनिक जीवन की चुनाव संबंधी समस्याओं के सर्वोत्तम हल अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों का उपयोग करते हुए करते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों द्वारा संतुष्टि अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना, बेरोजगारी घटाना, आर्थिक वृद्धि व विकास करना अर्थशास्त्र के कला होने के उदाहरण हैं।